देखिए बच्चों, अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे कि भारत में जो अपवाह तंत्र है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर हमने पढ़ा तो अपवाह तंत्र के 2 प्रकार पढ़े थे। उसके बाद हमने जल ग्रहण क्षमता के आधार पर पढ़ा था, 3 प्रकार उसके पढ़े थे जल ग्रहण के आधार पर। और अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं उसके 2 प्रकार हैं। किसके आधार पर? प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर अपवाह तंत्र 2 प्रकार का है, ये हम पढ़ रहे थे। उसमें भी हमने पहला पॉइंट डाल दिया था हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। तो आज हम हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर अपवाह तंत्र के प्रकार। तो इसके हमने पढ़े थे 2 प्रकार हैं। एक तो है हिमालयी अपवाह तंत्र, और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रकृति विशेषता के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहले हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। देखो, हिमालयी अपवाह तंत्र नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से निकल करके बहती हैं, वह हिमालयी अपवाह तंत्र होता है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी नदियां होती हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र में गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र, ये नदी द्रोणियां होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती हैं। बारहमासी, 12 महीनों इनमें जल भरा होता है। तो इसका कारण देखिए क्यों भरा होता है, क्योंकि ये नदियां बर्फ के पिघलने, हिमालय पर क्या होती है, बर्फ होती है और वो पिघल करके इन नदियों में आती है। तो बर्फ के पिघलने व वर्षण पर निर्भर हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में हिमालयी नदियों का महत्व अधिक है। हिमालयी नदियों का महत्व अधिक है क्योंकि इन नदियों से हमेशा सिंचाई
की जा सकती हैं। ये नदियाँ बड़े बड़े महाखंडों से गुजरती हैं। महाखंडों से गुजरने के साथ साथ ये कुछ आकृतियों का निर्माण करती हैं। छिप्लिकाएँ व जलप्रपात बनाती हैं। निक्षेपण के द्वारा मैदानों में बाढ़कृत मैदान, समतल मैदान, गोखुर झील व नदियों के मुहाने यानी किनारों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी बाढ़ का पानी जब इन नदियों के साथ मैदानों में उतरता है, ये पर्वतों से उतर करके फिर मैदानों में आती है, तो मैदानों में निक्षेपण यानी अपने साथ जो तत्व बहा कर ला रही है उससे कुछ चीज़ों का निर्माण होता है, बाढ़कृत मैदान बनते हैं। मैदानों में भी क्या हो जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, क्योंकि सारा पानी कहाँ आ जाता है नदियों का, मैदानों में। और कहीं पर समतल निक्षेपण जो है वो समतल मैदानों के आकार में हो जाता है, और कहीं पर एक झील बन जाती है, उस झील को गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, पर्वतों में ये नदियाँ टेढ़े मेढ़े आकार में बहती है। लेकिन मैदानों में आकर सरपल्लाकार जैसे सर्प की आकृति होती है, सर्प टेढ़ी मेढ़ी आकृति में जिस तरह से चलता है, उस आकार में जब वहां से पर्वतों से उतरकर मैदानों में सरपल्ला आकार में बहती हैं। जिनमें निक्षेपण अधिक जम जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अत्यधिक निक्षेपण छा जाने के कारण क्या होता है, निक्षेपण के जम जाने के कारण
ये नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती हैं। कोशी नदी अपना मार्ग बदलने के कारण कुख्यात है। कोशी नदी जो है ये हमेशा अक्सर अपना मार्ग बदलती रहती है, तो इसके लिए क्या है, ये कुख्यात है, सब इससे परिचित हैं। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो नदी है कोसी नदी, और ये अपने मार्ग बदलने के कारण कुख्यात है। अब हम देखेंगे कि अपना मार्ग क्यों बदलती है, क्योंकि इस नदी में सबसे अधिक निक्षेपण जो है पर्वतों से आता है, और वह इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, अवरुद्ध रोक देता है इसके मार्ग को। इस कारण यह नदी अपना मार्ग अधिक बदलती है। तो ये सब कारण हैं, पर्वतों से जो नदी निकलती हैं, और ये सारी नदियां हिमालय से निकलने वाली हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे।